नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर विद्या कम्युनिकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि 2 दिन कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया, थोड़ी सी समस्याएं थी हम लोगों के साथ, वो दूर हो गई। अब आज से फिर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसी सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर छोड़े थे आप लोगों को। हम लोग पिछली जो क्लास में पढ़े थे, अधिगम का वक्र पढ़े थे, ठीक है। उसमें बताया था जो हमारी अगली क्लास होगी वो अधिगम का पठार, ठीक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिगम का पठार क्या है, किसके कारण अधिगम का पठार होता है, इसको चित्र के रूप में कैसे दर्शाया जाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बीएड बीटीसी की भी पढ़ रहे हैं, उनको थेरिकल हमसे बोले हैं कि भाई सर थोड़ा थेरिकल भी पॉइंट लेके चलिए करें, क्योंकि हम लोग को लिखना है एग्जाम के समय। कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थ्योरी भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा थ्योरी भी लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा समय तो भाई लगेगा वीडियो को समझाने में, लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अधिगम का पठार क्या है। जैसे कि हम लोग अधिगम का वक्र क्लियर हो गया होगा सबको। बच्चों ने कमेंट किया, बहुत कमेंट किए, कुछ पर्सनल नंबर पे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट किए। सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तो ठीक है। आप लोग इतना ज्यादा भी सराहनीय ना करें, बढ़िया है, समझ में आएगा। आप लोग पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार दोहरा लेते हैं कि अधिगम का वक्र क्या है। अधिगम का वक्र मैंने बताया था, अधिगम की जो मात्रा है और अधिगम में लगने वाला समय और उसके अधिगम के लिए किया गया प्रयास और अभ्यास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, परस्पर बंधन होता है। और जब इसी संबंध को हम किसी चित्र के रूप में वक्र पर दर्शाते हैं, तो दर्शाने से एक वक्र बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अधिगम का वक्र कहा जाता है। इसको हम अधिगम के वक्र कई हैं, समानांतर सरल रेखा जिसको बोलते हैं, उन्नतोदर घटता हुआ, नतोदर बढ़ता हुआ और मिश्रित, ठीक। बेहतर से समझाया था। तो आज हम लोग ये जानेंगे पठार क्या होता है। पठार आप लोग सुने होंगे, पठार के नाम से, जहां पर पठार होते हैं किसी चीज की, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं, ठीक है, किसी की फसल नहीं हो जाती, जैसे बंजर भूमि की ले लीजिए, जहां पर कोई उपज ना हो, मतलब जहां पर किसी भी बालक के अंतर्गत सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। बालक सीखने की क्षमता में क्या हो जाता है, स्थिरता पे आ जाता है, कि ना ही उसके अंदर वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है उतने समय के लिए। तो वहां पर क्या बनता है, सपाट रेखा बनती है। ध्यान समझिएगा, जैसे एक बालक है, बालक के अंतर्गत समयानुसार प्रयासों द्वारा, अभ्यासों द्वारा सीखने में कभी कमी होती, वृद्धि होती है, और फिर उसी प्रयास उस समय से कहीं ना कहीं कमी भी होती है। वृद्धि और कमी ये लगभग बना रहता है, ठीक। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, बालक को पढ़ाया गया बालक बिल्कुल नहीं सीखा, अर्थात उसकी किए गए प्रयासों से सीखने की जो शक्ति है उसमें स्थिरता आ गई, वो सीख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसका सीखना कह सकते हैं में क्या आ गई, स्थिरता। तो जहां पर स्थिरता आती है वहां पर क्या बनता है, अधिगम का पठार बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखने की जो प्रक्रिया, जब सीखने की प्रक्रिया में ना कोई वृद्धि हो, सीखने की प्रक्रिया में जोड़ लेंगे यहां पर, ना कोई वृद्धि हो और ना कोई कमी हो, ध्यान दीजिएगा, अर्थात सीखना स्थिर हो जाए, सीखना क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उसे सीखने का पठार कहा जाएगा, ठीक है। ने बताया ना कि बालक जो है समय से सीखना प्रारंभ करता है, तो अपने प्रयासों द्वारा, किए गए अभ्यासों द्वारा सीखता है। तो लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी सीखने की जो गति है उसमें कमी आ जाती है, तो उस कमी जो होती है वो कभी कभी स्थिरता ला देती है। तो जहां पर स्थिरता आता है सीखने में, वहां पर क्या बन जाता है, सीखने का पठार बन जाता है, ठीक है।
सीखने का पठार सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न कर देता है। भाई सीधे से मतलब है, जब बालक के अंतर्गत सीखने की क्षमता कम हो जाएगी तो क्या उत्पन्न होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, तो सीखने का पठार क्या करता है भाई? बालक के सीखने में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। इस दशा में सीखना शून्य या नगण्य के बराबर होता है। ठीक है, जब अर्थात जब बालक का सीखना स्थिर हो जाता है तो उस सिचुएशन में बालक सीखने में शून्य हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो किस दशा में बालक शून्य हो जाता है सीखने प्रक्रिया में? तो वो सीखने के पठार की दशा में। विकल्प बना देगा, वक्र भी दे देगा। ठीक है, और भी से विकल्प बनाएंगे तो इसको आप जरूर जानते रहिएगा। इस दशा में जब अधिगम का पठार होता है, अर्थात जब बालक की सीखने की गति स्थिर हो जाती है तो वहां सीखने का पठार बनता है, और यह जो है सीखने की गति जो होती है एकदम प्रभावित कर देती है, और सीखना उसके लिए क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक जो इसी में है संबंधित है, अधिगम के पठार का चित्रांकन। हम ये समझ लेते हैं कि अधिगम को, मैंने थ्योरी तो समझ लिया, लेकिन थ्योरी जरूरी है कि उसको अगर हम एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल चित्र के रूप में अगर दर्शा दें उस दशा को, तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक हम चित्र लिए हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम इस साइड में ले लेते हैं सीखने की मात्रा। क्या ले ले बेटा? सीखने की मात्रा। ठीक, इस एंगल को हम ले लेते हैं सीखने की मात्रा, और यहां पर ले लेते हैं सीखने में लगा समय या किया गया प्रयास या अभ्यास। ठीक है, इस साइड में बच्चा क्या कर रहा है? समय दे रहा है, प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, और ये सीखने की उसकी क्या है? मतलब उसके द्वारा किए गए प्रयासों से सीखने की मात्रा में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है, इसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ समय को, प्रयास को टाइम्स में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, और इधर भी वैसे एग्जाम्पल यूनिट में ले लेते हैं। सीखने की मात्रा क्या होती है यूनिट में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने 8 टाइम्स आवर, इन आवर्स, अगर समय को देखा जाए तो इन आवर्स, और प्रयास अभ्यास टाइम्स के आधार पे। ठीक है, 8 ले लिया। अब इसको समझते हैं बेहतर से, कैसे देखते हैं कैसे पठार बनता है। अजय बालक के अंतर्गत सीखने का, अधिगम का पठार कैसे आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर बालक 1 घंटा समय दे रहा है तो मान लीजिए वो 1 यूनिट पढ़ रहा है। ठीक है, बालक 2 घंटे समय दे रहा है तो मान लीजिए 3 यूनिट पढ़ रहा है। ठीक, बालक 3 घंटे समय दे रहा है तो मान लीजिए 4 यूनिट पढ़ रहा है। ठीक है, बालक 4 घंटे समय दे रहा है तो मान लीजिए 5 यूनिट पढ़ रहा है। ठीक, फिर जब बालक 5 घंटे समय दिया तो 6 यूनिट पढ़ा। ठीक, 6 यूनिट पढ़ा, लेकिन अब जब 6 घंटे समय दिया तो भी वो 6 यूनिट पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, 6 घंटे समय दिया तो भी 6 घंटे, और 7 घंटे समय दिया तो भी 6 यूनिट, और 8 घंटे जब समय देने लगा तो 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट पढ़ना शुरू कर दिया। बात क्लियर हुई? अगर 1 घंटा समय दे रहा है तो 1 यूनिट तैयार कर रहा है, लर्न हो रहा है, याद हो रहा है, और 2 घंटे समय दे रहा है तो 3 यूनिट, 3 घंटे समय दे रहा है 4 यूनिट पढ़ रहा है, और 4 घंटे समय दे रहा है तो 5 यूनिट पढ़ रहा है, 5 घंटे समय दे रहा है 6 यूनिट, और जब 6 यूनिट समय दिए तो भी 6 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, और जब 7 घंटे समय दिए तो 6 यूनिट, फिर भी 6 यूनिट, लेकिन जब 8 घंटे समय दिए केवल 5 यूनिट पढ़ रहा है। क्लियर हुआ? अब ये हमारे क्या है? ये हमारे अधिगम के पॉइंट है, बिंदु है, इनको हम एक तरफ से मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबको एक तरफ से क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक, अब यहां पर देख रहे होंगे ये सभी बिंदुओं को एक रेखा में मिला रहा, और मिलाने के बाद क्या हो गया? इसे ये कमी हो गई। ठीक, अब जो ये आकृति बन रही है ये वाली, आप देखिएगा, इस सिचुएशन में क्या बालक कुछ सीखा है?
नहीं, उसके सीखने में केवल क्या आई, स्थिरता आ गई। यहाँ पर क्या आई, स्थिरता। सीखने की प्रक्रिया क्या हो गई, स्थिरता आ गई। ठीक है, और इसी स्थिरता को, इस एरिया को क्या कहा जाएगा, अधिगम का पठार। क्या कहा जाएगा, अधिगम का पठार कहा जाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगी, अधिगम का पठार कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया था बेटा, सीखने में वृद्धि और कमी होती रहती है, बात सही है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर सीखने में केवल क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। जैसे इस दशा में बालक कुछ भी नहीं सीखा है, जो पहले सीखा था वही उतना है उसके अंदर कोई सीखने में वृद्धि नहीं, अर्थात सीखना बिल्कुल उसके लिए क्या होगी, स्थिर होगी, स्थिरता आ गई उसके अंदर। तो जब स्थिरता आ गई उसे क्या कहा जाएगा, अधिगम का पठार कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में एक सपाट रेखा का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी रेखा निर्माण होता है, सपाट रेखा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में अधिगम में एक सपाट रेखा का निर्माण होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे भाई, अधिगम के पठार में एक समानांतर रेखा का निर्माण होता है। इसको दो नाम जानते हैं, इंडिकेट कर दे रहे हैं, समांतर रेखा इसको बोलेंगे, या सपाट रेखा। ठीक है, सपाट रेखा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अधिगम के पठार की सिचुएशन में बालक के अंतर्गत सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत समांतर रेखा का निर्माण होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अधिगम का पठार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से भाई अधिगम के पठार का मतलब क्या भाई, उसके सीखने में क्या होगी, स्थिरता आ गई। तो स्थिरता का होना कोई ना कोई कारण भी तो हो सकता है। बालक के अंतर्गत सीखने में जो स्थिरता हुई उसका कोई ना कोई रीजन भी तो हो सकता है भाई। तो उस रीजन को जानते हैं, किन किन कारणों से बालक के अंतर्गत सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें स्थिरता आ गई, बालक अब कुछ सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगला जो है सीखने के पठार के कारण। ठीक है, क्या है, सीखने के पठार के कारण। हमें जानते हैं कि सीखने के पठार के कौन कौन से कारण हैं, किन किन कारणों से बच्चा सीखना बंद कर देता है। जब स्थिरता, सीखने में स्थिरता आ जाए, उसकी प्रक्रिया में सीखने में स्थिरता आ जाती है, तो वो कौन कौन से कारण सामने आए हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण है कार्यों की जटिलता। ध्यान दीजिएगा, कार्यों की जटिलता। कार्यों की जटिलता का मतलब क्या होता है भाई, कार्यों की जटिलता का मतलब ये है कि अगर कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए अनुभव नहीं, उसके अंतर्गत उसकी जानकारी नहीं है, अगर आप उसको उस कार्य को दे देंगे तो क्या वो अपने सीखने में वृद्धि कर पाएगा, बोलिए भाई। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हम मोटरसाइकिल नहीं चलाना जानते हैं। ठीक, अब हमको हमारे बॉस ने दे दिया भाई, आप मोटरसाइकिल से जाइए और फला जगह पे ट्रेनिंग है, वहां से आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करके आइए। अब बताइए, जो मुझे यहाँ सिखाया गया कंपनी में उतना तो मैं सीखा हूं, लेकिन जब बॉस ने दिया तो हमको एक जटिल कार्य दे दिया भाई, क्योंकि वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, उस गाड़ी को हम नहीं चला सकते हैं। ठीक, या थोड़ी देर के लिए मान लो एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। ठीक, अब 5 साल के बच्चों के लिए सीखने के लिए डायरेक्ट उसको कक्षा 1-2 की बुक या प्रेप की बुक ना देकर उसको सीधे कक्षा जो है 11th-12th की बुक दे दी जा रही है। तो बताइए भाई, अब वो काम, मतलब सीखने का जो काम है उसके लिए एक जटिल पॉइंट है कि नहीं है। अब क्या हो, तो डायरेक्ट वो कक्षा 12th की और कक्षा 11th की 9th की क्या पढ़ सकता है, कभी नहीं। उसको सबसे पहले प्रेप की बुक चाहिए। ठीक, जो उचित रूप से सीख सके, मतलब किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाए तो सीखने में क्या होगा, प्रभावी होगा, प्रभावशाली होगा सीखना उसके लिए। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम, जैसे कभी कभी होता है, थोड़ी देर ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा इंटर पास हुआ, माता पिता बहुत खुशी से जाते बीटेक में नाम लिखवा देते हैं बच्चे का, मतलब ये नहीं देख पाते हैं कि बच्चा आखिर किसके लायक है, उसका रिजल्ट नहीं जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, कौन सी पढ़ाई कर सकता है, इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं और डायरेक्ट बीटेक का नाम लिखवा दिए। अब लड़का के मन में कुछ और चल रहा है और करा रहे बीटेक। अब बताओ बीटेक पास कर पाएगा, उसके लिए वो कार्य जटिल है कि नहीं है।
तो वो फेल हो जाएगा। अब जैसे पहले से पिछले सेशन में था उसी सेशन में आगे फिर रहा। अब बताओ उसको सीखने में कुछ वृद्धि हुई, स्थिरता है कि नहीं स्थिरता है? तो किस कारण से स्थिरता है? कार्यों की जटिलता के कारण से। पॉइंट क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, सीखने की अनुचित विधि। सीखने की अनुचित विधि। अब भाई सीखने का अनुचित विधि, जैसे हम मान ले कक्षा प्राइमरी का बच्चा है, उसको सिखाना है। अब टीचर आया और व्याख्यान विधि का प्रयोग करने लगा, लेक्चरर विधि का प्रयोग करने लगा। अब बताइए भाई, क्या लेक्चरर विधि से बच्चा सीख सकता है? बोर्ड का ना यूज किया जाए, कुछ उसको दिखाया ना जाए, है ना, या उसको करके सीखने का मौका ना दिया जाए, क्या बच्चा सीख पाएगा? जैसे बच्चा आया वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि हमेशा सीखने के लिए जिस विधि मेथड का प्रयोग किया जाए वो हमेशा उस बालक के लिए सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, जिस मतलब उस कार्य को करने में उस एक ऐसी विधि, सार्थक विधि का प्रयोग हो जिससे बालक बहुत आसानी से सीख जाए। जैसे बालक के लिए सबसे पहले, छोटे बालक के लिए चाहिए आगमन विधि, जहां पर हम लोग किसी भी चीज को बताने के लिए उदाहरण से प्रारंभ करते हैं और नियम की ओर चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे निगमन शुरू कर दे, नियम से उदाहरण की ओर चले, तो नियम डायरेक्ट बताएं, क्या बच्चा नियम जानेगा? नहीं, पहले बच्चे को उदाहरण के माध्यम से इंटरेस्ट, मतलब उनके अंदर रुचि उत्पन्न करिए, आप उनको प्रेरित करिए। जब उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरणा हो जाएगी, तो बालक अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, तो हमेशा किसी भी चीज को बालक को सिखाना है या किसी भी वस्तु को चलाना सिखाना है या किसी भी कार्य को सिखाना है, तो हमेशा बालक के लिए सबसे आसान और सरल सार्थक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बालक सीख नहीं पाएगा, उसके लिए जटिलता होगी। ठीक है, तो बालक में क्या आ जाएगी? स्थिरता। तो सीखने की हमेशा उचित विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? उचित विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जो बालक के लिए सरल और सार्थक हो। ठीक, अगला प्रेरणा में कमी। प्रेरणा में कमी भाई, प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, या प्रेरणा को इंसेंटिव भी कहा जाता है ना। इंसेंटिव कैसे कहा जाता है समझ ले। जैसे मान लीजिए किसी भी शॉप पर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अब उसको वो डेली जो है, मान लीजिए मोबाइल शॉप है, डेली 5 मोबाइल जो है, कितने मोबाइल्स? 5 मोबाइल जो है वो बेचता है। ठीक है, अब 5 मोबाइल डेली बेचता है, अब उसको कहा गया 10 मोबाइल बेचिए। देखो, मतलब 10 मोबाइल बेचना सीखिए, मतलब आप जानिए कि 10 मोबाइल अगर आपको सीखना हो तो कैसे आप प्रयास करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे सीखना भाई इसका, बेचने का। तो उसके सामने आपको प्रेरणा रखनी पड़ेगी, तभी वो प्रयास करेगा 10 मोबाइल हम कैसे, किस टेक्निक से बेचे। अर्थात उसको इंसेंटिव लगाएंगे, कहेंगे कि आप जो है अगर 5 मोबाइल बेचते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलता है, अगर आप 10 बेचेंगे तो आपको 15,000, मतलब 5,000 आप इंसेंटिव लगा देंगे। ठीक, तब देखिए वो तुरंत विधि बदलना शुरू कर देगा और तकनीक अपनाएगा और तुरंत जो है उसके अंदर क्या होगी? सीखने में वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो कार्य करने में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल रही? प्रेरणा। लेकिन अगर आप प्रेरणा में क्या कर रहे हैं? कमी कह रहे हैं भाई आप चाहे 5 बेचिए चाहे 10 बेचिए, हमको देना होता, तो क्या वो 10 बेचने का प्रयास करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक है, जब कहेगा हमको 10,000 मिलना ही है तो आराम से 5 बेच कर ले, क्या जरूरत हमको इतना काम करना। तो प्रेरणा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर प्रेरणा में कमी होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर, बालक के अंतर्गत किसी भी चीज को सीखने में क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। तो हमेशा बालक को किसी भी कार्य करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, अब मोटिवेशन भी मैं एक बहुत आपको बताया, मोटिवेशन जो है सब बालक की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। वो मानसिक रूप से आंतरिक शक्तियों द्वारा ऐसा उत्सर्जन होना, इस तरह प्रेरित होना जिससे वो उस कार्य को करने में सफल हो जाए, या किसी कार्य को, नए कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए, या जारी रखे गए कार्य को आगे बढ़ाए। इस तरह उसके अंदर प्रेरणा लानी है, तब वो सीख जाएगा आगे। ठीक है, अगर आप उस प्रेरणा में कमी कर रहे हैं तो बालक कभी सीख नहीं पाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया? ठीक, अभी मैं अभिप्रेरणा पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीखने में अभिप्रेरणा क्या होता है, एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ाऊंगा। ठीक, चल अगला है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार भाई, अध्यापक का व्यवहार का मतलब ये है, जैसे अब हम लोग आप लोग को किसी भी कॉलेज में किसी भी स्थान पर आप लोग पढ़ते होंगे, हर टीचर का व्यवहार अलग अलग होता है। किसी टीचर से बच्चे ज्यादा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बुला बुला के पढ़ते हैं, या पढ़ने के लिए उनको याद करते रहते हैं, और किसी टीचर से कभी उम्मीदें नहीं करते हैं, यही मनाते हैं हाँ कि सर ऐसे लोग को ना भेजे ज्यादा अच्छा है। अर्थात कि टीचर के व्यवहार में क्या है, कमी है। टीचर के व्यवहार में क्या है, कमी है। ठीक है, तो व्यवहार में अगर कमी है कि बच्चा कुछ पूछा डांट के बैठा दिया जाए, मारने के है ना, डराया जाए, तो बच्चा क्या पढ़ने के लिए तैयार होगा? कभी नहीं। बालक को हमेशा उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हमेशा प्रश्नों से संतुष्ट करना चाहिए और उनको प्रश्न पूछने के लिए खूब प्रेरित करना चाहिए। जितना आप उनको पढ़ने का अवसर देंगे, प्रेरित करेंगे, उतने बालक अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो हमेशा व्यवहार जो होने चाहिए वो एक दयाशील, क्षमनीय है ना, और विश्वसनीय, सरल पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो बालक कोई गलती करे टीचर को क्षमा भी कर दे, उसके कोई बड़ी बड़ी गलती करता है दया दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार समझे। ठीक है, और सरल किस्म के व्यवहार होना चाहिए, एक मित्रता का व्यवहार कह लीजिए होना चाहिए। मैं टीचिंग पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो बालक अगर टीचर का एक पॉजिटिव व्यवहार है, सरल व्यवहार है, सार्थक व्यवहार है, तो हमेशा सीखने में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा का मतलब भाई सीखने में कैसे कमी होती है, स्थिरता आ जाती है। जैसे अब बालक 5 साल का है, उसको आप बड़ी सी साइकिल दे दीजिए, क्या उसकी सीमा उस बड़ी की साइकिल के लेवल का है? शारीरिक सीमा है उसकी? उतना है नहीं भाई, जितना पहले सीखा वही रुके रहेगा वो। हमेशा उसको अगर आप साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं तो उसकी हाइट देखिए, उसकी लिमिट देखिए, शारीरिक जो उसकी कैपेसिटी है, क्षमता देखिए, सीमा देखिए उसकी, कि वो क्या कर सकता है। उसके आधार पर आप किसी भी चीज को सिखाने के लिए उसको हाथ में आप दीजिए। ठीक है, अगर उसको अंदर वो सीमा नहीं है, वो लिमिट नहीं है कार्य करने का, तो अभी आप कह दीजिए भाई 4 घंटा तुमको पढ़ना है, 5 घंटा लगातार, अब बालक पढ़ ही नहीं सकता है। अब हमेशा वो 4 घंटा 5 घंटा लेकर बैठा रहे, क्योंकि उसके अंदर लिमिट ही नहीं है, उतना देर पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है ना। तो उसको कहिए बेटा आप इतना टॉपिक तैयार कर लो, उसके बाद जो है आप खेलने चले जाओ। तो जल्दी जल्द बढ़िया से विधिवत उतना टॉपिक तैयार करेगा तो चला जाएगा। तो उसके अंदर ये नहीं चलेगा अभी हमको इतना घंटे पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस वो केवल अपना टॉपिक ध्यान देगा। ठीक है, तो हमेशा बच्चे की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, सीमा है, लिमिट है, उस आधार पर सीखने का अगर आप प्रेरित करेंगे तो बालक सीख जाएगा, अर्थात उसके अंदर सीखने में क्या हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, अगला व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या होता है भाई, किसी का भी व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, व्यवहार पॉजिटिव है तो सीखने में वृद्धि होगी, अगर नेगेटिव है तो स्थिरता आ जाएगी। ठीक, मतलब आप किसी के सामने अपने व्यवहार का मतलब क्या बताया गया था, मैंने बताया था व्यवहार का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत बाह्य अभिव्यक्ति। बाह्य अभिव्यक्ति मतलब जो बालक, कोई भी व्यक्ति अपने को जब बाहरी रूप से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है किसी के सामने, तो जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रक्रिया उसके लिए क्या होती है, व्यवहार को दर्शाती है। ठीक है, तो व्यवहार अगर आपके अच्छे नहीं है तो जाहिर सी बात है सामने वाला बच्चा या सामने वाला व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता है, उसके व्यवहार में कभी परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो सीखने में क्या होगी, रुकावट। ठीक, और ये रुकावट क्या दर्शाएगी, अधिगम का पठार, सपाट रेखा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, तो हाँ अब एक टॉपिक इस पर और बनता है, मैं आपको बता दूं कि अधिगम का पठार के निवारण कैसे किया जाए, मतलब कैसे इस मतलब दशा से दूर हटे, मतलब सीखने का पठार उसके माइंड से हट जाए, बालक सीखने में आगे बढ़े। तो उसके लिए जो कारण है ना, जो कारण है उन्हीं कारणों में क्या किया जाए, सुधार लाया। जैसे क्या बताया गया भाई, कार्यों की जटिलता, बहुत जटिल कार्य ना दिए जाए, कार्य जो दे रहे हैं सीखने की एक क्रमबद्ध नियम तरीके से कुछ दिया जाए। ठीक है, जिससे बालक सीखने के लिए क्या हो, अभिप्रेरित हो। ठीक है, सैद्धांतिक रोचक पूर्ण पाठ उसको दिया जाए और सीखने की अनुचित विधि
तो अनुचित विधि का प्रयोग न करके कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, उचित विधि का प्रयोग किया जाए, तो बालक क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, और अधिगम का कभी पठार नहीं हो सकता उसके अंदर। प्रेरणा में कमी न करके आप क्या करिए, वृद्धि करिए। अगर प्रेरणा में वृद्धि कर रहे हैं, समय समय पर किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें प्रेरित कर रहे हैं, अभी प्रेरणा दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, तो बालक क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, शारीरिक सीमा, अध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का जो व्यवहार है वो एक अध्यापक के अनुकूल होना चाहिए। जो अध्यापक के गुण अंदर होते हैं, गुण होते हैं, उन गुण के आधार पर व्यवहार होना चाहिए। और शारीरिक सीमा मतलब बालक की जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, उस आधार पर उसको कार्य दिए जाने चाहिए, जिससे बालक हमेशा सीखने में आगे बढ़ता है। व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए, अच्छे सरल व्यवहार, सामान्य व्यवहार के होने चाहिए। और किसी के सामने ऐसा कुछ ना आप व्यवहार अभिव्यक्त करिए जिससे कि वो आपसे न सीखकर पीछे हटना शुरू कर दे। ठीक है, तो व्यवहार उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छे व्यवहार, विश्वसनीय व्यवहार होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, अधिगम के सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। जहां क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करने में समस्या हो उसे बताइए। ठीक है, ओके, चले, धन्यवाद।